हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अखिलेश मिश्रा। आई एम फिजिक्स फैकल्टी। मैं लास्ट 25 ईयर से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ और ये विद्या प्रकाशन के सहयोग से यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए जो एक पहल है वो निश्चय ही प्रशंसनीय है और आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। तो वैद्युत चालन हम आपको पढ़ा रहे थे और एक टर्म है बेटा यहाँ पर, धारा घनत्व। करंट डेंसिटी जे से रिप्रेजेंट करते हैं और ये कोई चालक है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, ये प्लस ये माइनस, करंट तो ऐसे फ्लो करती है। तो किसी भी अनुप्रस्थ परिच्छेद से, ये अनुप्रस्थ परिच्छेद ए है, इसके लंबवत जो धारा प्रवाहित होती है। सभी को नमस्कार, नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम जी, राम राम भाई साहब, खुश रहो गुप्ता जी, खुश रहो। बस गुड इवनिंग हो गई, अब स्टार्ट करते हैं। हेलो ललिता जी। तो इस अनुप्रस्थ काट के लंबवत प्रति एकांक क्षेत्रफल से, प्रणाम भाई साहब, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत जो धारा प्रवाहित हो रही है वो क्या है? धारा घनत्व। वो क्या है? धारा घनत्व। इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ओमकार जी, पुष्पराज जी, सबको गुड इवनिंग। ठीक। और आई का हमने फॉर्मूला निकाला था, आई इज इक्वल टू कितना होता है? एन ई ए वी डी। तो आई अपॉन ए कितना आ गया? एन ई वी डी। और ये क्या है? जे। जे कितना आ गया? एन ई वी डी। ये धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध है। और एक रिलेशन और बताया था हमने आपको। नमस्ते शिवम कुमार जी। Vd इज इक्वल टू क्या होता है? ए इंटू टाओ। Vd इज इक्वल टू कितना होता है? ए बताया था एफ अपॉन एम, ई अपॉन एम इंटू टाओ। कोई भी संबंध निकाल सकते हैं। तो J इज इक्वल टू एन ई टाओ अपॉन एम। तो J इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ई टाओ अपॉन एम। यदि आपको बेसिक बात याद है, आप कोई भी संबंध निकाल लेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका धारा घनत्व। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। इसमें एक चीज और ध्यान रखना, एक फॉर्मूला बताया था हमने, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये तो सिंपल है। किसी क्वेश्चन के अंदर यदि आपको बोलता है कि चालक तार की लंबाई दुगनी कर दें, क्षेत्रफल आधा कर दें, क्योंकि ए पाई आर स्क्वायर है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, कि लंबाई दुगनी कर दें, त्रिज्या आधी कर दें, संबंध निकाल लेंगे। लेकिन यदि आपसे बोले कि किसी तार को खींचा है हमने और खींचकर उसकी लंबाई, प्रारंभिक लंबाई की तिगुनी कर दी, चारगुनी कर दी, दुगुनी कर दी, तो तार वही है। इसी तार को आपने खींचकर, यहां तो तार था, लंबाई एल थी, 2l कर दी। यहां तार को खींचा है और खींचने के बाद सपोज अब ये तार पतला हो जाएगा, ये ऐसे हो गया, तो तार की लंबाई बढ़ेगी तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? कम होगा। लेकिन आयतन क्या रहेगा? नियत रहेगा। पहले क्षेत्रफल इसका a1 था, लंबाई इसकी l1 थी, अब क्षेत्रफल इसका a2 हो गया अनुप्रस्थ काट का, लंबाई इसकी l2 हो गई। लेकिन आयतन क्या रहेगा? समान रहेगा। जो आयतन पहले था वही आयतन अब रहेगा।
ठीक है, तो आयतन क्या रहा, कांस्टेंट रहा। और आप जानते हैं घनत्व का फॉर्मूला द्रव्यमान बटे आयतन। तो आयतन नियत है, आप ये मान लें A इंटू एल, ये आपका नियत है। द्रव्यमान क्या होता है, आयतन गुणा घनत्व, आयतन गुणा घनत्व। इन दोनों का द्रव्यमान भी क्या रहेगा, समान रहेगा। m क्या आ गया, A इंटू एल इंटू डी। जी पुष्पराज जी, तो यहां से R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए है। सपोज लंबाई खींची है तो आपको A के बारे में कुछ नहीं दिया, तो यहां से A कितना आ गया, A आ गया m अपॉन एल डी। तो आपने A कितना रख दिया यहां से, m अपॉन एल डी, तो कितना हो गया, रो एल स्क्वायर डी अपॉन एम। न तो उस तार का विशिष्ट प्रतोद बदलेगा, न घनत्व न द्रव्यमान। R प्रोपोर्शनल टू कितना आ गया, एल स्क्वायर। मतलब R2 अपॉन R1 कितना हो जाएगा आपका, L2 अपॉन L1 का होल स्क्वायर। यदि खींचकर लंबाई दुगनी कर दी तो L2 कितना कर दिया, 2L1। तो R2 अपॉन R1 कितना आ गया, ये 2L1 अपॉन L1 होल स्क्वायर। L1 से L1 गया 4, तो R2 कितना आ गया, 4R1। न्यूमेरिकल्स कर लेंगे इस पर बेस्ड। तो लंबाई दुगनी करी रेजिस्टेंस 4 गुना हो गया, लंबाई तिगुनी करी रेजिस्टेंस 9 गुना हो गया, लंबाई 4 गुनी करी रेजिस्टेंस 16 गुना हो गया। और m इज इक्वल टू ए एल डी है। यदि आपको लंबाई के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी तो L को आपने क्या लिख दिया, m अपॉन ए डी, और R इज इक्वल टू कितना है, रो L अपॉन ए। तो R इज इक्वल टू कितना आ गया, रो L कितना हो गया, m अपॉन ए डी, और A ऑलरेडी था। तो R इज इक्वल टू कितना आ गया, रो m अपॉन ए स्क्वायर डी। बाकी सब नियत है। तो R प्रोपोर्शनल टू कितना आ गया, 1 अपॉन ए स्क्वायर, या R प्रोपोर्शनल टू A कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो कितना आ गया, 1 अपॉन R की पावर 4। यहां से R2 अपॉन R1 कितना हो जाएगा, A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। और दिया संबंध त्रिज्या में, तो R2 अपॉन R1 कितना हो जाएगा, R1 अपॉन R2 रेज टू द पावर 4। गुड इवनिंग विशाल मौर्य जी। बात समझ में आपको आई नहीं आई? तो आपको बेसिकली यदि तार को खींचा गया है तो R प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, या संबंध दिया क्षेत्रफल का, अनुप्रस्थ काटा क्षेत्रफल का, R प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर, या R प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R रेज टू द पावर 4। हाँ, संबंध में यही नोट कर लो, 1, 2 और 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। इतना क्लियर? चलिए, प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। पहले हम बात कर रहे हैं चालक। चालक की बात करेंगे, फिर मिश्र धातु की बात करेंगे, फिर अर्धचालक की बात करेंगे, और फिर वैद्युत अपघट्य की बात करेंगे कि इन चारों पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, आपने प्रतिरोध का फॉर्मूला पढ़ा था, R इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ।
ताप के बढ़ने से न द्रव्यमान बदलेगा न लंबाई बदलेगी, इतना ताप नहीं बढ़ाया, करंट धारा प्रवाहित कर रही है तार में, न n बदलेगा। एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नियत होती है, 10⁻29 प्रति मीटर क्यूब होती है। न E बदलेगा न A बदलेगा। ताप के बदलने से क्या बदलेगा? श्रांति काल। जितना ताप बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाने से मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग क्या होगा? बढ़ेगा। मैंने बताया था आपको Vt इज इक्वल टू √3kT/m। ताप बढ़ाएंगे, वेग बदलेगा, वेग बढ़ेगा। वेग बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉनों की टक्कर जल्दी जल्दी होगी, टक्करों का समय क्या होगा? घटेगा। ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने से मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग बढ़ेगा। ये तो रंजीत भास्कर जी, ये तो परंपरा हमने सीबीएसई बोर्ड में और आईएससी बोर्ड में देखी थी। जो यूपी बोर्ड के विद्यार्थी हैं उनके तो एक बड़े अच्छे संस्कार हमने बहुत लंबे टाइम पढ़ाया तो देखा है। ये डायरेक्ट टीचर को हाय लिखना, हेलो लिखना, ये तो परंपरा पाश्चात्य सभ्यता है। यहां तो गुरुजी को प्रणाम या चरण स्पर्श करते हैं, नमस्कार करते हैं। आप इतने एडवांस हो रहे हैं कि आप हाय लिख रहे हैं। इतना एडवांस ना बनो बेटा। एक अध्यापक को अध्यापक के नेट से देखो, आपके दोस्त नहीं है। तो मेरी बात समझें, जब ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने से इलेक्ट्रॉनों का वेग बढ़ता है। वेग बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉनों की धनायन से टक्कर जल्दी जल्दी होगी, तो टाइम क्या होगा? घटेगा। और टाइम घटेगा तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। अर्थात चालक का प्रतिरोध ताप के बढ़ाने से क्या होता है? बढ़ता है। चालक का प्रतिरोध ताप के बढ़ाने से क्या होता है? बढ़ता है। आयुष पांडे जी, आप उसके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर हैं, आप देख लें, उसमें आपको मिल जाएंगे सारा। और संबंध क्या है? RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस एल्फा टी, जहां एल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक है। एल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक है। R0 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध है और RT ताप T पर प्रतिरोध है। और जो अल्फा की वैल्यू होती है 1/273 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होती है। प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होती है। तो यहां से RT इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले से RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस एल्फा टी है। यदि मैं अल्फा की वैल्यू पुट करता हूं तो RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस T/273। RT इज इक्वल टू R0 273 प्लस T/273। और 273 प्लस स्मॉल टी क्या होता है? कैपिटल टी। ये सेंटीग्रेड में ताप है और ये केल्विन में ताप है, जिसे परम ताप कहते हैं। जिसे परम ताप कहते हैं। तो RT इज इक्वल टू कितना आ गया? RT इज इक्वल टू आ गया R0 कैपिटल T/273। ये तो नियत है। तो R प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया? कैपिटल T। जो प्रतिरोध है वो परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है। जो हमारी मिश्र धातुएं हैं, जो हमारी मिश्र धातुएं हैं बेटा, ये जैसे चैप्टर पूरा हो जाएगा इसके बाद में मैं एक लेक्चर में पूरे इसके न्यूमेरिकल्स ही कराऊंगा। एनसीईआरटी के जितने भी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल हो सकते हैं। जी पुष्पराज जी, तो यदि हम बात करें मिश्र धातुओं की, एलॉयज की, तो मिश्र धातुओं का प्रतिरोध भी ताप के बढ़ाने से बढ़ता है, लेकिन धातुओं की अपेक्षा कम। आयुष पांडे जी, हेल्पलाइन नंबर होगा ई विद्या चैनल का, आप हेल्पलाइन नंबर पर अगर बात करें ना, आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। निकल जाएगा, चिंता ना करें। तो मिश्र धातुओं का प्रतिरोध भी
ताप के बढ़ाने पर बढ़ता है, लेकिन धातु की अपेक्षा कम बढ़ता है। और कुछ मिश्र धातु ऐसी होती हैं कि जिनके लिए अल्फा 0 होता है, अर्थात जिनके प्रतिरोध पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे मैग्नीन है, कॉन्स्टेंटन है। ये ऐसी मिश्र धातु हैं जिनके लिए अल्फा क्या होता है, 0 होता है। अर्थात, प्रणाम आचार्य जी, मैं अभी अभी आया, क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, प्लीज बता दीजिए। अरे भाई साहब, आपको ये पता लगा चैप्टर है कौन सा, वैद्युत चालन। मेरी बात समझ रहे हैं? तो कुछ मिश्र धातुएं ऐसी होती हैं जिनके प्रतिरोध पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनके लिए प्रतिरोध ताप गुणांक 0 होता है, जैसे मैग्नीन है, कॉन्स्टेंटन है। और इनका उपयोग करते हैं जैसे रेजिस्टेंस बॉक्स, प्रतिरोध बक्स बनाने में, या हम पढ़ाएंगे आपको विभव मापी, मीटर सेतु, वहां उनके जो तार होता है उसको बनाने में, क्योंकि यदि उसमें धारा प्रवाहित होने पर ताप बढ़ गया तो ताप के बढ़ने से प्रतिरोध बदल जाएगा और रीडिंग हमारी सही नहीं आएगी। तो याद रखना, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन ऐसी मिश्र धातु हैं जिनके लिए अल्फा 0 होता है, जिनका उपयोग करते हैं प्रतिरोध बक्स बनाने में या मीटर सेतु में, विभव मापी में। ठीक, तो धातुओं का हो गया और मिश्र धातुओं का हो गया। अब हम बात कर रहे हैं अर्धचालक की, सेमीकंडक्टर्स की। पहले तो ये बताना जरूरी है अर्धचालक होते क्या हैं। इन्हें बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स। मैंने बताया था आपको कि नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, इस पर धनावेश होता है। अरे मिश्रा जी, लेट क्यों हो गए आप? टाइम से आया करो बेटा। तो जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर नाभिक का आकर्षण बल कम होता है, और कम होने पर ये इलेक्ट्रॉन इससे अलग हो जाते हैं, जिन्हें कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालक इलेक्ट्रॉन। और यही आवेश प्रवाह के लिए उत्तरदायी होते हैं। जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वहां धारा का प्रवाह होता है, या कहते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो चालक है। जिनमें इलेक्ट्रॉन बिल्कुल मुक्त नहीं होते या बहुत कम मात्रा में होते हैं, उनमें धारा का प्रवाह नहीं होता, उन्हें कहते हैं कुचालक या अचालक या परावैद्युत। और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, लेकिन विशेष अवस्थाओं में उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे ताप के बढ़ाने से कुछ इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं, या कोई अपद्रव्य मिलाते हैं, आगे पढ़ाएंगे आपको, तो उनके मिलाने से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं अर्धचालक। जैसे जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, कार्बन है, ये सब क्या है, अर्धचालक है। जी पुष्पराज जी, तो हमने आपको रिलेशन बताया R = ml/n(e²) a × τ। तो मैंने बताया कि अर्धचालक वो जिनमें सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होते, लेकिन विशेष अवस्था में इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं। दैट इज R प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, 1/n × τ। यहां n धातुओं में n नियत था, ना घटेगा ना बढ़ेगा, लेकिन अर्धचालक में तो n बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो मुक्त हो रहे हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी ताप बढ़ाने से। तो होता क्या है, ताप के बढ़ाने से n क्या होता है, n बढ़ा, और जब n बढ़ेगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो टक्कर जल्दी होंगी, शांतिकाल क्या हो, घटेगा। n बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, लेकिन जितना n बढ़ता है उतना टॉ नहीं घटता। जितना n बढ़ता है उतना टॉ नहीं घटता। तो प्रभाव किसका हुआ, n का, और n क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। n बढ़ रहा है तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। तो अर्धचालक में ताप के बढ़ाने से प्रतिरोध क्या होता है, देखिए धातुओं की बात कर रहे थे हम, या चालक की बात कर रहे थे। ताप बढ़ाने से R बढ़ता है, और R = ρl/a होता है।
तो रो भी क्या होता है, प्रतिरोधकता बढ़ता है, बढ़ती है, और चालकता क्या होती है 1/r। आर प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालन कम होगा, तो जी क्या होता है, घटता है। और विशिष्ट चालकता क्या होती है 1/ρ। ये बढ़ेगा तो रो क्या होती है, घटती है। रो क्या होती है, घटती है। तो यहां पर ताप के बढ़ाने से ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, लेकिन ये ज्यादा बढ़ रहा है, प्रभाव इसका पड़ेगा, तो आर क्या होगा, घटेगा। तो यहां प्रतिरोध आर क्या होता है, ताप के बढ़ाने से घटता है। आर घटता है तो रो भी घटता है, और जी और सिग्मा उल्टे हैं, जी बढ़ता है और सिग्मा भी क्या होता है, बढ़ता है। सिग्मा भी क्या होता है, बढ़ता है। और जो वैद्युत अपघट्य होते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, उनका भी ताप के बढ़ने से प्रतिरोध क्या होता है, घटता है, याद रखना। तो धातुओं का और मिश्र धातुओं का दोनों का प्रतिरोध ताप के बढ़ने से बढ़ता है, और अर्धचालक और वैद्युत अपघट्य दोनों का प्रतिरोध ताप बढ़ाने से क्या होता है, घटता है। ये पॉइंट आपको क्लियरली याद हो। श्रांतिकाल बेटा इलेक्ट्रॉन की जो धनावेशित परमाणु जिससे इलेक्ट्रॉन अलग हुए हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन की धनावेशित परमाणु से दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय, टकराया फिर अगले से, ऐसे ना उससे टकराया, एक इलेक्ट्रॉन टकराया किसी धनावेशित परमाणु से, तो दो लगातार टक्करों के बीच जो समय है वो श्रांतिकाल है। और सारे श्रांतिकालों का औसत निकाले तो वो औसत श्रांतिकाल है, जिसका मान कितना होता है, 10⁻⁻14 सेकेंड। गुड इवनिंग शुभम जी। क्लियर है आपको ये? देखिए, एक हम डिस्कस कर रहे हैं वैद्युत ऊर्जा। होता क्या है, ये कोई बैटरी है और ये कोई प्रतिरोध है। मैंने बताया था कुल ऊर्जा जो होती है वो ई होती है, जो बाहर मिलती है वो वी होती है। E इजिकल टू बताया था V प्लस V। कोई भी क्वेश्चन दिमाग में आया करे, पांडे जी अब बोल रहा हूं तो मिट गया। कोई भी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आए जो क्लियर नहीं है, छोटी अभी तो बताया श्रांतिकाल। श्रांतिकाल बेटा इलेक्ट्रॉन की धनावेशित परमाणु से दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय है, और दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी वो क्या है, मुक्त पथ, उसे कहते हैं मुक्त पथ। तो देखिए, जो टोटल ऊर्जा दी है बैटरी ने वो E, जो बाहर यूज हो रही है वो V, और जो सेल के अंदर वेस्ट हो रही है वो स्मॉल v। ये विद्युत वाहक बल, ये टर्मिनल विभवांतर, और ये विभव पतन। पुष्पराज जी बैक करके आप देख लेना बेटा, टाइम का अभाव है, टाइम का अभाव, एक बार रिकॉर्डेड देख लेना आप। तो देखिए, ये बाहर जो ऊर्जा मिल रही है वो यहां से यहां इनके बीच में जो वैद्युत विभवांतर है वो V है। तो किसी आवेश को A से B तक ले जाने में कार्य कितना करना पड़ेगा, आपको बताया था कार्य का सूत्र, W इजिकल टू वो चार्ज इंटू वैद्युत विभवांतर, W इजिकल टू QV होता है। और I धारा प्रवाहित हो रही है, तो I का फॉर्मूला क्या होता है, Q/T। तो Q क्या होता है, IT। तो कार्य कितना हुआ आवेश को यहां तक जाने में, W इजिकल टू IT इंटू V। तो W कितना आ गया, VIT। ये हो गया कार्य, जिसका मात्रक क्या है, जूल।
गुड इवनिंग अतीश कुमार जी। और ओम के नियम से आपको पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो W इज इक्वल टू आई आर इंटू आई टी। तो W इज इक्वल टू क्या हो गया, आई स्क्वायर आर टी। आप एक काम और करना बेटा, कल वैद्युत चालन के न्यूमेरिकल करना। कोई बात नहीं पुष्पराज जी, कोई बात नहीं। आप वैद्युत चालन के एनसीईआरटी से न्यूमेरिकल करना और कल मैसेज बॉक्स में आकर लिख देना सर ये न्यूमेरिकल डिस्कस कर लीजिए। मैं सारे तो नहीं कह रहा, लेकिन मंडे को मैं न्यूमेरिकल इसके डिस्कस कर लूंगा। तो जो आपके डाउट्स हैं, आपका काम क्या है, संडे में जो वैद्युत चालन कल लगभग पूरा हो जाएगा, उससे रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, मैं ये तो वादा नहीं कर रहा कि एक दिन में सारे हो जाएंगे, लेकिन कुछ न्यूमेरिकल्स में, काफ़ी न्यूमेरिकल्स, पूरा 1 आवर न्यूमेरिकल्स को ही दूंगा, तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एक दिन किसी ने टाइम निकाल के मैं उसके वैद्युत विभव के और क्षेत्र के भी ले लूंगा। तो आज आपका काम क्या है, आज घर जाके इसके क्वेश्चंस लगाना मेनली। तो W इज इक्वल टू क्या हो गया, आई स्क्वायर आर टी, और यहां से एक रिलेशन और आ जाएगा वी आई टी, V इज इक्वल टू आई आर। तो I कितना आ गया, V अपॉन आर। तो W कितना आ गया यहां से, V अपॉन आर इंटू टी। एक फॉर्मूला और आ गया, V स्क्वायर अपॉन आर टी। ये सब कार्य के सूत्र हैं, और यदि ये कार्य करने से ऊष्मा उत्पन्न होती है, ओके, यदि ये कार्य जो हो रहा है उससे ऊष्मा उत्पन्न होगी, यदि ये रेजिस्टेंस, ये क्या है, बल्ब है, तो जो कार्य हो रहा है, कार्य कहाँ जाएगा, ऊष्मा के रूप में। और ऊष्मा का मात्रा क्या होता है, कैलोरी। और 1 कैलोरी कितना होता है, 4.18 या 4.2 जूल। तो 1 जूल कितना हो गया, 1/4.2 कैलोरी। तो उत्पन्न ऊष्मा, ये जूल है, कन्वर्ट करना है कैलोरी में, तो हम क्या करेंगे, VIT अपॉन 4.2 इसे डिवाइड कर देंगे, किसमें आ जाएगा आपका, कैलोरी में। या Q इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी अपॉन 4.2 किसमें आ गया, कैलोरी में। या Q इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर टी अपॉन 4.2 किसमें आ गया, कैलोरी में। क्लियर है? हाँ बेटा, अभी 2 मिनट पर वॉइस चली जाएगी, वो कुछ यहाँ मशीन लगी हुई है, उससे कुछ, हाँ मुझे पता है, मेरी वॉइस ठीक है, वो बाहर से डिस्टर्बेंस आ रहा है, हो जाएगा। ठीक है, ये कार्य निकाला आपने। तो अब सामर्थ्य या शक्ति क्या होता है, कार्य बटे समय। और W के 3 फॉर्मूले हैं, एक VIT, एक आई स्क्वायर आर टी और एक V स्क्वायर अपॉन आर टी। तो T से डिवाइड कर दो, W अपॉन टी, तो पार क्या आ जाएगा, VIT अपॉन टी या आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी या V स्क्वायर अपॉन आर टी अपॉन टी। तो पार का फॉर्मूला एक क्या आ गया, VI, एक क्या आ गया, आई स्क्वायर आर, और एक क्या आ गया, V स्क्वायर अपॉन आर। नमस्ते पांडे जी, नमस्कार, कैसे हैं आप। और इसका मात्रक क्या आ गया, जूल पर सेकंड, या क्या बोलते हैं इसको, वॉट। ठीक है, एक ऊर्जा का मात्रक होता है किलोवाट घंटा।
जिसे बोलते हैं KWH। देखो आपको पता है PW/T है, तो W कितना आएगा P इंटू टी। तो वॉट किसके इक्वल आ गया, सॉरी जूल, जूल किसके इक्वल आ गया, ये वॉट। वॉट सेकंड को हम क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। वॉट सेकंड को हम क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। तो ये वॉट ये क्या है, किलोवाट, और ये क्या है, घंटा। तो किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। तो 1 kWh, 1 किलोवाट में कितने वॉट, 1000 वॉट। और 1 घंटे में कितने सेकंड, 60 इंटू 60 सेकेंड। और वॉट सेकंड क्या होता है, अभी बताया मैंने आपको, जूल। तो 1 kWh जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ये किलोवाट घंटे में जूल में संबंध है। यदि आप 1 किलोवाट के यंत्र को 1 घंटे चलाएंगे तो 1 किलोवाट घंटा मतलब 1 यूनिट। इसे एक जो आपकी मीटर की यूनिट आती है, इसे यूनिट ही बोलते हैं। तो 1 यूनिट व्यय होगी। यदि आपके यहां 100 वॉट के 80 वॉट का फैन होता है, 80 वॉट के 5 फैन लगे हुए हैं आपके घर में, 200 वॉट के लगे हुए हैं बल्ब, 400 और 2 600, और 200 वॉट का टीवी है 800, 200 वॉट का कंप्यूटर है 1000 वॉट हो गया। 1 घंटे इन सबको यूज करेंगे तो 1 यूनिट आपकी व्यय होगी। 10 घंटे यूज करेंगे 10 यूनिट यूज होगी। 1 दिन में 10 यूनिट, 1 महीने में 300 यूनिट। सपोज 5 रुपीज की यूनिट है, 1500 रुपीज का आपका बिल आएगा। क्लियर है? जी पांडे जी, छोटी बाद में नोट कर लेना क्लास के बाद रिकॉर्डेड से। बात समझ आई आपको? तो ये आ गया आपका। अब इसमें नेक्स्ट है प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन। और पहला क्या है, श्रेणी क्रम। पहला है श्रेणी क्रम। ये एक प्रतिरोध ये है, एक प्रतिरोध ये है, एक प्रतिरोध ये है। इसको आपने किसी बैटरी से जोड़ दिया, ये R1, ये R2, ये R3। सब में धारा समान प्रवाहित होगी, ये भी आए, ये भी आए, ये भी आए। ये टोटल E दे रहा है, लेकिन बाहर क्या मिलेगा हमको, V मिलेगा। तो ये कितना आ गया, V1 यहां पर जो ऊर्जा यूज हो रही है, यहां V2 और यहां V3। सब में धारा समान है, तो V1 कितना आ गया, IR1। V2 कितना आ गया, IR2। V3 कितना आ गया, IR3। कुल है जो बैटरी से मिल रहा है, V मिल रहा है टोटल। तो टोटल V डिवाइड हो गया, तो V इज इक्वल टू क्या आ गया, V1 प्लस V2 प्लस V3। V इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। इन तीनों के प्लेस पर मैं एक ही प्रतिरोध लगा दूं जो वही काम करे, तीनों कर रहे थे। सारा V अकेला कंज्यूम कर ले और करंट I हो, तो इसके लिए V कितना आएगा, IR। इसको और इसको इक्वेट कर लो, IR इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो R इज इक्वल टू कितना आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3।
जितने प्रतिरोध जुड़ते जाएंगे उतना तुल्य प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। खुश? ये हो गया श्रेणी क्रम। अब है समांतर क्रम। टोटल वी दे रहा है बैटरी, करंट दे रहा है आई, इसमें कितना गया I1, इसमें कितना गया I2, ये I3, ये I1, ये I2, ये I3, ये कितना हो गया I। सबका V समान रहेगा समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में सब में धारा समान थी, यहां सब में समान विभवांतर समान है, धारा अलग अलग होगी। जी कितना टेक्निकल क्वेश्चन आया है प्रजापति जी का, सर आप कब पढ़ाते हैं? थैंक यू पांडे जी, थैंक यू। तो देखिए सोच के बताएंगे भाई साहब प्रजापति जी आपको। V इज इक्वल टू आई आर, आई कितना आ गया V अपॉन आर, तो I1 कितना आ गया V अपॉन R1, I2 कितना आ गया V अपॉन R2, I3 कितना आ गया V अपॉन R3। जो I है वही डिवाइड हुआ है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, I इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। इन तीनों के प्लेस पर मैं अकेला एक प्रतिरोध लगाऊं जो वही काम करे, तीनों कर रहे थे, तो वो तुल्य प्रतिरोध हो गया। ये V है, ये I है और ये R है, इसका भी V रहेगा। तो I कितना आ गया V अपॉन R, यहां से दोनों I हैं, तो V अपॉन R इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, सब में से V कॉमन ले लिया, तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो सबसे छोटे से भी क्या आएगा, छोटा आएगा। हाँ छोटी रावत मंडे कराएंगे, कल आप डाउट्स मुझे नोट करा दें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। जी पाठक जी बहुत अच्छा है, बात समझ में आया नहीं आया? यदि केवल दो है प्रतिरोध तो दो के लिए क्या है 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। यह R कितना आ गया R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ऊपर प्रोडक्ट नीचे सम, ऊपर गुणा नीचे योग, ठीक है। ये हो गया श्रेणी और समांतर क्रम। न्यूमेरिकल में क्लास में प्रैक्टिस बहुत कराता बेटा। राधे राधे गौतम जी, राधे राधे जी। पुष्पराज जी पूरा प्रयास है, टाइम कम है ना न्यूमेरिकल। तो मैं आकाश पाठक प्रश्न पूछो उत्तर भी मिलेगा। प्रश्न निकल गया आपका शायद, मैं पढ़ नहीं पाया। राधे राधे भाई साहब, कहाँ के हो, मथुरा के हो क्या है गौतम जी?
सेलों का संयोजन, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। नंबर फर्स्ट है श्रेणी क्रम। सेलों का, वास्तव में मथुरा से हो भीषम? मथुरा में कहां रहते हो बताओ? हाँ जी, जय जवान जय किसान, रहमानी जी। हाय पांडे जी। अरे भैया भोले बालाजी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। बेटा मैं एनडीए में नहीं पढ़ाता, फिजिक्स में, फिजिक्स का रोल बहुत कम है। चामुंडा कॉलोनी, मथुरा, गायत्री। अरे गुड भीषम जी। कृष्ण कन्हैया, मुरली मनोहर, छेल छबीले, गोविंद गोपाल, नटवर नागर, गायों के चरैया, बांसुरी बजैया, भगवान श्री कृष्ण की नगरी से। वेरी गुड। देखिए ये सेल्स हैं और सेल को जोड़ा तो क्या बन गई? बैटरी बन गई। सेलों को जोड़ा क्या बन गई? ये बैटरी बन गई। आपको हमने बताया था फॉर्मूला धारा का जी, I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। I इज इक्वल टू कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। यह धारा का सूत्र है। कमलेश चौहान जी लेट आए हो, आपने सुना नहीं कि हमने क्या अनाउंस किया है? मंडे कराएंगे। कल आप न्यूमेरिकल जो भी आपके डाउट्स हैं आप ट्राई कर लें, कल बता दें, फिर हम मंडे इस पर क्वेश्चंस कराएंगे। तो आई क्या है? कुल विद्युत वाहक बल। अब देखिए ये भी इधर दे रहा है धारा, ये भी इधर दे रहा है, ये भी इधर दे रहा है, E1, E2, E3, और सबका मान क्या है? E है। समान विद्युत वाहक बल के सेल हैं, और कितने सेल हैं? N सेल हैं। तो E E E E E कितने सेल हैं? N सेल्स। तो I इज इक्वल टू NE, और ये R, ये R, ये R। श्रेणी क्रम में R का फॉर्मूला क्या है? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R प्लस R प्लस R कितने हैं? N सेल्स हैं। तो कितना आ गया? NR। और बाह्य प्रतिरोध कितना है? R। कुल प्रतिरोध, ये कुल आंतरिक प्रतिरोध, ये कुल बाह्य प्रतिरोध। I इज इक्वल टू कितना आ गया? NE अपॉन NR प्लस R। जी ललिता जी, ललिता जी हमने उनसे इसलिए कहा कि हम भी मथुरा से हैं, इसीलिए मैं मथुरा का नाम सुनकर थोड़ा सा हम भावुक हो गए थे। आपका भी स्वागत है। तो I इज इक्वल टू NE अपॉन NR प्लस R व्हेन द सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। जब श्रेणी क्रम में सेलों को संयोजित करते हैं तब धारा का सूत्र है। अब बता रहे हैं आपको समांतर क्रम। बस बस भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब शुरू हो जाएंगे सब। सब बच्चे कहीं ना कहीं से तो पक्का है ना, तो शुरू हो जाएंगे सब। देखिए समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, ये एक सेल ये है, एक सेल ये है, ऐसे ऐसे n सेल्स हैं। एक सेल ये है,
और सबको किसी बाह्य प्रतिरोध से जोड़ दिया है। ये ई, ये आर, ये ई, ये आर, ये ई, ये आर, ये आर, सब अलग अलग धाराएं दे रहे हैं। कुल धारा कितनी है इसमें? I। मैंने बताया था I का फॉर्मूला, जो I का फॉर्मूला है वो I इज इक्वल टू कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। समांतर क्रम में V समान रहता है, इसका भी E, इसका भी E, इसका भी, इसका भी, पूरे का भी क्या E, पूरे का भी कितना E रहेगा। वहां तो E E E N E ऐड हो गए थे, यहां क्या रहेगा E रहेगा। और कुल प्रतिरोध R R R समांतर क्रम में है तो कितना हो गया, बताया था 1/r इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r, कहां तक? N सेल से। तो 1/r डैश कितना आ गया? N/r। R डैश कितना आ गया? R/n। तो E अपॉन कुलांतरिक प्रतिरोध प्लस बाह्य प्रतिरोध, तो I इज इक्वल टू कितना आ गया? E अपॉन R/n प्लस R। तो I इज इक्वल टू कितना आ गया? E अपॉन R प्लस NR, N आ जाएगा ऊपर, I इज इक्वल टू NE अपॉन R प्लस NR। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला, दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला। तो कल जो टॉपिक चलेगा वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें किरचॉफ का नियम है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, मीटर सेतु है, और सबसे इंपॉर्टेंट है विभव मापी। बच्चों को कॉन्सेप्चुअली नहीं पता होता, और उसके अनुप्रयोग, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना या किसी अज्ञात सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोशिश करेंगे कि हम ये टॉपिक कल ही कंप्लीट कर दें, जैसे कि हम मंडे से न्यूमेरिकल्स करा के ट्यूसडे से मैग्नेट स्टार्ट कर पाएं। और नहीं होता है तो मंडे को पहले टॉपिक कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका न्यूमेरिकल्स, और ट्यूसडे वील स्टार्ट मैग्नेट। ठीक है? और किसी का कोई विचार? सर अभी 5 मिनट में एक न्यूमेरिकल। विपिन भाई माफ कर दो, उसे माफ कर दो, माफ कर दो, कोई बात नहीं, आप बड़े हो जाओ। बताओ न्यूमेरिकल किस टॉपिक बताऊं? टॉपिक बताओ, न्यूमेरिकल का टॉपिक बताओ, किस कॉन्सेप्ट पे आपको न्यूमेरिकल पूछना है? भाई साहब राम राम, बाद में कर लेना, क्वेश्चन पूछ लो विकल्प भाई। हाँ जी, न्यूमेरिकल में किस टॉपिक पे बताऊं आपको? वैसे तो 1 ही मिनट बचा है, तो इतना टाइम है नहीं, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में ही हम न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करेंगे। जी विपिन जी, आपको प्रिया के नाम से बुलाएंगे, लेकिन हमने जो क्वेश्चन पूछा है सेल में, तो बेटा सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट किरचॉफ लॉ तो पढ़ाऊंगा बेटा, पहले पढ़ाना पड़ेगा किरचॉफ लॉ। चलिए आज तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन हम कल से मंडे से स्टार्ट करेंगे। किरचॉफ लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, जिससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपके सारे हो जाएंगे, आप चिंता ना करें। तो इसमें तो बेटा सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला है, I इज इक्वल टू वहां NE अपॉन NR प्लस R श्रेणी क्रम में, और समांतर क्रम में आपको NE अपॉन R प्लस NR। वैल्यू दी होगी, कितने सेल है, नंबर ऑफ सेल्स, विद्युत वाहक बल दिया होगा। अब मंडे ही कराएंगे, अब टाइम ओवर हो गया, मंडे ही कराएंगे, आप चिंता ना करें। तो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्लास में प्रेजेंट रहना। जी थैंक यू जी, जय श्री महादेव जी, पांडे जी, ठीक है।
चलिए फिर कल मुलाकात होती है 5 बजे।